ये है ना, सही है ना। गुड आइडिया। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपकी जो सेकंड बुक है उसका जो आपका 8 चैप्टर है आज वो करेंगे, उद्योग निर्माण उद्योग। ठीक है, ये हम जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने पढ़ा था सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप। उसके अंदर हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा था क्योंकि ये जो निर्माण उद्योग होता है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, उद्योग किसे कहते हैं यानी निर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण किसको कहते हैं। किसी भी किसी भी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को अन्य उपयोगी वस्तु में बदल देना ही निर्माण या विनिर्माण कहलाता है या निर्माण उद्योग कहलाता है। उद्योगों को कई भागों में विभाजित किया जाता है बेटा, वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें देखो हम आज के जो हमारा है यानी कि श्रम के ऊपर आधारित होते हैं, कुछ पूंजी के ऊपर आते हैं, कुछ आकार के ऊपर आते हैं। तो इस तरह से उद्योगों कई रूपों से उनको वर्गीकृत किया जाता है। आज हमारा जो है पहला हम कौन सा है, सार्वजनिक सेक्टर। सार्वजनिक सेक्टर किसको कहते हैं बेटा, ये गवर्नमेंट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, रोडवेज बसें हैं। इसी तरह से वो उद्योग जो कि कुछ चीनी मिल्स हैं सहकारी सार्वजनिक में आते हैं। तो इस प्रकार से ये किस में आते हैं, सार्वजनिक होते हैं जो सरकारी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं निजी प्राइवेट, जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट कोई भी उद्योग है, ये सब किस में आएंगे, प्राइवेट में व्यक्तिगत में आते हैं। मिश्रित उसको कहते हैं सहकारी सेक्टर, यानी कि मिश्रित उसको कहते हैं जिसमें सरकार का और एक या एक से अधिक व्यक्तियों का जिसमें पार्टनरशिप होती है, एक साथ कोई पार्टनरशिप होती है उसको बोलते हैं सहकारी यानी कि मिश्रित। ठीक है, सरकारी भी होता है और जो कि गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट भी होता है। ऐसे में आपको इस प्रकार से उद्योगों को यहाँ पे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियाँ निगम हैं जो कि सरकार द्वारा निधि प्रद होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया जाता है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मूल पदार्थ उद्योग। मूल पदार्थ यानी कि किसी एक विषय, जैसे लोहा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, इस तरह से मूल पदार्थ हो गए। पूंजीगत जिसमें अधिक पैसे लगाए जाते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती यानी कि सामान्य जो डेली यूज में काम में ली जाने वाली जो वस्तुएं बनाई जाती हैं। उपभोक्ता उद्योग देखो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कोलगेट है, टूथब्रश है, ठीक है, या फिर आपकी कॉफ़ी पाउडर है। इस प्रकार के जो उपभोक्ताओं को घर के अंदर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो उद्योग होते हैं उनको उपभोक्ता उद्योग के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती में छोटे उद्योग आते हैं जो न ज़्यादा बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके अंदर देखो आप कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में कौन से आते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, चीनी मिल उद्योग है, नील उद्योग है, ये जो कि बिस्कुट उद्योग है, ठीक है, खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी उद्योग है। देखिए जिस उद्योग का कच्चा जो सामान है, कच्चा माल जो है वो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि से प्राप्त किया जाता है। वन आधारित उद्योग है, रबड़ उद्योग है, कागज उद्योग है, ये किस में है, वन आधारित उद्योग है जो कि जिनका कच्चा माल है वनों से प्राप्त किया जाता है। खनिज आधारित उद्योग में कौन सा है, जैसे लोहा उद्योग है, बॉक्साइट तांबा उद्योग है जो कि खनिज यानी कि ज़मीन से खोदे हुए खनिजों के ऊपर आधारित होता है। उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग यानी कि उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल उसके ऊपर आधारित उद्योग भी होते हैं। अगला उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के 8 प्रकार के उद्योग हैं। पहला कौन सा, धातुक्रम उद्योग जो धातु की तरह, यांत्रिक उद्योग यानी कि यांत्रिक मशीनें बनाई जाती हैं, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयाँ, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग है, खाद्य उद्योग, संसाधन की जैसे बिस्कुट है, नमकीन उद्योग है, या सूखा दूध पाउडर का जो उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। विद्युत उत्पादन उद्योग जिससे वाटर से यानी कि या तो सौर ऊर्जा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वो। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जैसे आपका बिजली का पंखा है, आपका कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब उद्योग इसमें आते हैं। संचार के कम्युनिकेशन का उद्योग, टेलीफोन है, ठीक है, जितने भी मोबाइल फोन की कंपनियां हैं उनका केयर सेंटर है, ये इसी के अंदर आते हैं। इस प्रकार से उद्योगों को अलग अलग उनके उपयोगी के आधार पर, उनके कच्चे माल के आधार पर या उसके स्वामित्व के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो इसमें दूसरा बहुत ही ईजी चैप्टर है आपका, औद्योगिक स्थिति।
यानी कि उद्योग कहाँ पे लगाए जाते हैं, स्थिति मतलब कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। तो देखो उद्योग, अब सीधी सी बात है, नॉर्मल से सोचने की बात है कि जहाँ पे किसी भी उद्योग को, जैसे हमने लोहा उद्योग लगाया तो हमें कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। लोहे का जो है हमें लोहा, ऐसा क्या लोहा इस्पात हमें कहाँ से प्राप्त होगा। अगर आप लोहे का उद्योग, मानो कि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कर्नाटक मिलता है या झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ लोहे की खाने हैं, ठीक है, जहाँ लोहा आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हम उद्योग को, लोहे उद्योग को अगर हरियाणा पंजाब में लगा देंगे तो आप लगा सकते हो कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी से कच्चा लोहे को लाना। फिर लोहे के उद्योग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी, कोयले की। अगर हम उसको कोयले को फिर हमारे उत्तरी भारत में ना तो कोयला उत्पादन होता है ना लोहा उत्पादन होता है। अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में अगर हमने लोहा इस्पात उद्योग लगा दिया तो फिर उसके कच्चा माल की समस्या आएगी, फिर उसके लिए ऊर्जा की समस्या हमारे सामने आएगी, और एक सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट की जो समस्या हमारे सामने बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है बेटा कि लोहा जो उद्योग है वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे कच्चे माल की। इसी तरह से अगर हम दूसरा है जैसे कपड़ा उद्योग है, या फिर हम कहें कि उसके साथ में क्या होना चाहिए, जैसे चीनी उद्योग है, कि चीनी उद्योग ज़्यादातर वहीं लगाया जाता है जहाँ पे गन्ने की उत्पादन किया जाता है। क्योंकि अगर गन्ने का चीनी उद्योग हम दूर ले जाएंगे तो चीनी का जो है, ये गन्ना का क्या होता है, कच्चे माल के रूप में, भारी सामान के रूप में होता है, वजन में भारी होता है, यातायात के लिए ज़्यादा साधन की जरूरत है, पैसों की जरूरत पड़ती है। और एक गन्ने को हम काफ़ी दिन तक रोक के रखते हैं, दूर ले जाते हैं तो उसके जो रस होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए चीनी उद्योग ज़्यादातर वहीं होते हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन किया जाता है। दूसरा कार्य देखो कच्चे माल हो गया, उसके बाद में शक्ति के रूप में बिजली, ठीक है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। जहाँ पे ऊर्जा के संसाधन अच्छे होते हैं उद्योग वहीं पे स्थापित किए जाते हैं। तीसरा होता है बाजार, सबसे ज़रूरी बाजार का भी होना जरूरी है क्योंकि तैयार सामान को बाजार में उतारा जाता है। तीसरा है पूंजी, यातायात। पूंजी, पैसे की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। कोई भी उद्योग लगाने से पहले सबसे प्रमुख अगर कोई चीज़ साधन की जरूरत होती है तो होती है पूंजी की, धन की। यातायात और श्रम कि मानव श्रम को देखा है, कुशल और सस्ता मानव श्रम का होना भी जरूरी है। तो ये हैं उद्योगों की अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण कुछ कारक स्थितियाँ जिनको उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अगला देखिए बेटा, आप क्या है, कच्चा माल। जब भी आपको मैंने बताया था कच्चे माल के रूप में, आपको समझाई दिया मैंने कि कच्चे माल के रूप में चाहे वो हमारा कपास कपड़ा उद्योग हो, चाहे वो चीनी उद्योग हो, चाहे वो कागज़ की लुगदी उद्योग हो, चाहे वो तांबा प्रगलन का उद्योग हो, चाहे वो लोहा का उद्योग हो, सभी उद्योग वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से की जा सकती हो, ठीक है, जिसमें यातायात के यातायात के ऊपर कम पैसा खर्च किया जाता हो, ठीक है। जैसे लोहा उद्योग कहाँ लगाया जाएगा, जहाँ कोयला है, बोकारो, दुर्गापुर, जहाँ पे कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ में लोहा ऐशक के भी भंडार पाए जाते हैं जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उद्योग है कच्चे उद्योग, लोहे के उद्योग हैं। अगला है शक्ति के रूप में आपको मैंने बताया ऊर्जा कि मशीनों को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो सस्ता और आसानी से मिलने वाला जो ऊर्जा है वो उसके लिए ज़रूरी है। जैसे लोहे उद्योग के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस पड़ती है, ऊर्जा की, उसके लिए कोयले की, क्योंकि लोहा ऐशक जो ज़मीन से निकाला जाता है वो कच्चा होता है, तो उसको हम किसी भी काम में आसानी से उसको प्रयोग में ले सकते क्योंकि लोहा इतना सख्त नहीं होता। उसको सख्त बनाने के लिए 1 टन लोहे के अंदर 10 किलो मैग्नीज बनाई जाती है, यानी कि 1 टन लोहा बनाने के लिए 10 kg क्या होती है, मैग्नीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो 10 kg मैग्नीज की जरूरत होती है। और लोहे को फिर उसको गलाने के लिए उसको कोयले की जरूरत पड़ेगी, फिर उसको ठंडा करने के लिए क्या है, शीतलन विधि के लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जहाँ उसे आसानी से मिलेगी, लोहा उद्योग वहीं पे ही लगाया जाता है। आगे से में शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर लेनी जाती है। फिर भी कुछ उद्योग जैसे कि एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निर्माण की जाती है क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला देखिए आप, बाजार। देखो बाजार का सबसे ज़्यादा बैंकिंग के लिए है या तैयार सामान को बाजार में बेचने के लिए है, और निकट बाजार का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए से ज़्यादातर सूती कपड़ा उद्योग है या फिर लोहा उद्योग है या पेट्रो रासायनिक प्रयोगशालाएँ हैं, ये सभी बाजार के आसपास ही होती है क्योंकि सबसे ज़रूरी है। जैसे तैयार सामान को हम कहाँ पर उसको सेल करेंगे, बाजार के अंदर, ठीक है। उसके बाद में परिवहन के लिए आपको पता है, यातायात के लिए कि कच्चे सामान को उद्योगों तक लाना, तैयार सामान को उद्योगों से मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें सस्ता
परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, सस्ते श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों को केंद्रीकरण के कारणों को जानने के प्रयास किया। ऐसा इसलिए हुआ कि ये प्रारंभ में ही परिवहन मार्ग को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु, यानी कि जिस टाइम में नोड बन चुके थे, किस टाइम में, जिस टाइम में ब्रिटेन शासन यहाँ हुआ करता था और हमारे देश के पहले यानी कि 4 मेगा सिटी हैं, ठीक है। तो ये चारों मेगा सिटी किसकी बनाई हुई है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि ये इनमें 3 तो बंदरगाह नगर हैं यातायात के रूप में, आप देख चुके हो। कोलकाता है, बड़ी बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, और मुंबई तो हमारे देश की सबसे बड़ी बंदरगाह के रूप में जानी जाती है। साथ में रेलवे नेटवर्क सबसे अच्छा है इन चारों का, और इन चारों को जोड़ने के लिए जो सड़कों के लिए स्वर्ण चतुर्भुज भी बनाया गया है। अगला श्रम, उद्योग वहाँ स्थापित किए जाते हैं, सस्ता और कुशल श्रमिक मिल जाए आगे समझ में। और जहाँ पे उद्योग लगाए जाते हैं उसके आसपास उस उद्योग में काम करने वाले कुशल श्रमिक हो, सस्ते भी हो, तो उद्योगों की स्थिति इस चीज़ पे भी निर्भर करती है। ऐतिहासिक कारक में देखो आप, क्या आपने मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों को मैं सोचा? क्योंकि औपनिवेशिक काल से ही एक औद्योगिक नगर बन चुके थे। इनको एक अच्छे यातायात से जोड़ा जा चुका था, रेलवे के प्लेटफॉर्म से इनको जोड़ा जा चुका था, ट्रक से जोड़ा जा चुका था, लेरे ट्रक से जोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि उस टाइम में भी सड़क भी इनके लिए अच्छी बनाई जा चुकी थी। इनमें से 3 बम्बई, कोलकाता और चेन्नई क्या है, एक बंदरगाह नगर भी है, अच्छी बड़ी बंदरगाह भी है। तो इस वजह से क्या है कि आज भी इनके ऊपर हमारे जो है, आज भी अगर हम उद्योगों के अगर कहें इसका संकुल को कहें तो हमारा सबसे बड़ा जो औद्योगिक संकुल है वो बम्बई है, उसके बाद में कोलकाता है, और उसके बाद में दिल्ली है, और फिर चेन्नई चौथे नंबर पे आता है। उसके बाद में आज के टाइम में हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ढाका है, भदोही है, सूरत है, वडोदरा है, कोझिकोड है, कोयम्बटूर है, मैसूर है, आदि महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं जो जिनमें उद्योगों प्राचीन काल से उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐतिहासिक व बड़े नगर भी हैं जो आज भी एक बड़े औद्योगिक नगर के रूप में पहचान जिनकी हो चुकी है। तो यहाँ तक हमने कर लिया बेटा। इसके आगे हम औद्योगिक जो नीति है अगले वीडियो में करेंगे। जितना आपको करा दिया उतना ही आप अगर उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो, उस चैप्टर को रीड कर लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपके लिए ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। मैं आपको दोबारा से देखो रिवीजन करा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको धीरे धीरे, जितना स्लोली मैं चल रही हूँ उसी के साथ में अगर तुम चलोगे तो भी तुम्हारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।